मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवी की मेन कैरेक्टर सिमोन को देख पाते हैं, जो अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ में थी। वो काफी एंजॉय कर रही थी कि तभी अचानक से उसके डैड उसे अपने साथ जबरदस्ती कहीं ले जाने लगते हैं। उसके डैड एक साइंटिस्ट हैं और वो अपनी फैमिली को बताते हैं कि कुछ ही देर में बारिश स्टार्ट होने वाली है, पर ये बारिश बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अगर उस बारिश की एक बूंद भी शरीर पर पड़ गई तो मौत से भी भयानक सजा मिलेगी। आसमान में काले घने बादल भी बारिश आने का अंदेशा दे रहे थे। ये चीज फेडरिक को और भी ज्यादा डरा रही थी, तो वो अपनी कार की स्पीड और भी तेज कर लेता है, लेकिन इसी बीच उसका ध्यान भटका और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फॉर्चुनेटली सब लोग ठीक होते हैं, पर अब टाइम बहुत ही कम रह गया था और बारिश किसी भी समय स्टार्ट होने वाली है। तो फेडरिक उन्हें पैदल ही जंगल के रास्ते चलने के लिए बोलता है। उनके पास में ही खड़े एक बंदे को ये कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो उनका पीछा करने लगता है। जंगल में कुछ दूर जाकर के फेडरिक उन्हें एक बंकर के पास लाकर रोकता है। जो बंकर यहाँ पर क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। जंगल में कुछ दूर ला करके फेडरिक उन्हें एक सीक्रेट बंकर के पास लाकर रोकता है, जो कि स्पेशली इसी दिन के लिए बनाए गए थे। उनके बंकर में उतरते ही बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है। फेडरिक यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है और उसे वापस अपनी लैब में जाना पड़ेगा। उसके सीनियर्स उसे बुला रहे हैं और वो जानते हैं कि अगर इस प्रॉब्लम का हल अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ फेडरिक ही निकाल सकता है। इसलिए फेडरिक अपना सूट पहन करके यहाँ से निकल जाता है, पर जाने से पहले वो सिमोन से कहकर जाता है कि वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखेगी। सिमोन भी उसे प्रॉमिस दे देती है और फिर फेडरिक वहाँ से निकल गया। उसके जाने की कुछ देर के बाद ही उन्हें उनके बंकर के गेट से कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। फेडरिक ने जाने से पहले ही उन्हें समझा दिया था कि अगर बंकर से किसी की भी आवाज आए तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगे, क्योंकि बंकर में एंटर कैसे करना है ये तरीका तो मुझे पता ही है, तो मैं कभी भी गेट नहीं खटखटाने वाला। ये बात सिमोन की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है, पर सिमोन और उसके भाई से रहा नहीं जा रहा था। उन्हें लगता है कि ऐसा न हो किसी को मदद चाहिए, तो वो दौड़ करके दरवाजे के पास जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। उनके सामने वही आदमी था जो उनका पीछा कर रहा था और इस टॉक्सिक बारिश में वो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है सिमोन के भाई पर, तो वो भी उससे अपने साथ इन्फेक्टेड करने के लिए हाथ बढ़ाता है। पर इतने में ही उसकी मॉम वहां पर आ गई, जो किसी तरह से उन्हें बचा लेती है, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। और माँ तो आखिर माँ ही होती है। वो बाहर तड़प रही होती है, लेकिन फिर भी वो उन दोनों से कहती है कि वो दरवाजा बंद कर लें। सिमोन को अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। हालांकि वो अपने भाई को संभालने की कोशिश करती है, पर चुपके चुपके वो भी रोती रहती है, क्योंकि उसकी एक लापरवाही की वजह से उसकी माँ हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। खैर, ऐसे करते करते कुछ दिन बीतने लगते हैं, पर सिमोन और उसका भाई आज भी उसके फादर के लौट कर आने का वेट कर रहे हैं। सिमोन अक्सर उसके भाई को बहलाती रहती है कि बस वो कुछ ही दिनों में वापस आने वाले हैं, वो अभी दुनिया को बचाने के लिए निकले हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह चीजें बता करके वो अक्सर उससे बहलाती फुसलाती रहती है। पर सिमोन खुद भी नहीं जानती क्या उसके फादर सच में लौट कर आएंगे या नहीं। समय ने धीरे धीरे अपनी ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते सालों बीत जाते हैं। रेस्मस भी अब पहले से काफी बड़ा हो गया है, पर इतने सालों से बस एक छोटे से बंकर में रह करके वो परेशान हो चुका है और उसे बाहर की दुनिया देखनी है। वो अपने डैड से मिलना चाहता है। सिमोन को भी ये चीज समझ में आ रही है, पर वो उसे दिलासे के अलावा और कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ उसके हाथ में भी तो नहीं है। इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि आज वो बंकर से बाहर जा करके बाहर का हाल देखेगी। इसके लिए वो अपने डैड का ही सूट पहनकर रात में बाहर निकल गई। बंकर के बाहर सबसे पहले वो अपनी मॉम का कोई भी एक ऐसी निशानी ढूंढती है जिससे वो उन्हें याद कर सके, पर अनफॉर्चुनेटली वहां पर उसके मॉम की कोई निशानी नहीं मिलती। यहाँ से निराश होकर के सिमोन शहर को विजिट करने के लिए जाती है, पर चारों तरफ सिवाय सड़ी हुई लाशों के उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि कई जगह पर उन्होंने क्वारंटाइन एरिया का मैप बना रखा था, पर वहां पर जाने पर भी उन्हें सिर्फ लाशें ही मिलती हैं। ये देखने के बाद सिमोन को एक बात तो समझ में आ गई है कि इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा है। जिसके बाद आखिर में वो बंकर में लौट आई। अगली सुबह जब रैंसम की आंख खुलती है तो सिमोन उससे बताती है कि वो बाहर गई थी, पर बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उनके लिए सेफ हो।
पर अगर रैंसम फिर भी बाहर निकलना चाहता है तो वो लोग बाहर निकल सकते हैं। रैंसम को बाहर जाना ही था किसी भी कीमत पर, तो वो इस बात के लिए उसे हाँ कर देता है और ये डिसाइड करते हैं कि कल की पहली किरण के साथ ही वो लोग ये बंकर छोड़ देंगे। और आज रात जब वो सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी ऑक्सीजन की पाइप ब्लॉक हो जाती है और पूरे बंकर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। सही समय पर उसके भाई को होश आ जाता है और वो सिमोन को लेकर अपने साथ उस बंकर के बाहर आ गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके बंकर में कोई भी ऑक्सीजन की ब्लॉक आई नहीं थी, बल्कि इन लोगों ने जानबूझ करके कराई थी ताकि ये लोग सिमोन को उस बंकर से बाहर ला सके। एक्चुअल में सिमोन जब पिछली रात पूरे शहर को विजिट कर रही थी कि तभी इन लोगों ने सिमोन को नोटिस कर लिया था और उन्हें पता चल गया है कि इस शहर में कोई सेफ जोन है जहाँ पर बहुत सारा खाना मिल सकता है। दोस्तों ये वो समय चल रहा है जिस समय वो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और चारों तरफ लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं सिर्फ खाने के लिए। जिस ग्रुप ने इन पर अटैक किया है उस ग्रुप का लीडर है मार्टिन और वो इनके बंकर में घुस करके सारा खाना हड़पने लगता है। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि ये लोग इतने सालों से यहाँ पर थे कि सारी फूड सप्लाई तो ये दोनों ही खा चुके थे। इस पर मार्टिन को गुस्सा आ गया और वो उन दोनों को उसी में बंद करके वहां से जाने लगता है। पर सिमोन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उन्हें छोड़ लें और अपने साथ ज्वाइन कर लें। इसके बदले वो उन्हें बहुत सारे ऐसे बंकर बताएगी जिसके अंदर अनलिमिटेड खाना है। लीडर भी उसकी बात मान करके उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और ये लोग अगले बंकर के लिए निकल जाते हैं। इस बीच उन दोनों को पता चलता है कि पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और खेती करने के लिए कोई जमीन भी नहीं बची है। पृथ्वी के 90% लोग बस उस एपोक्लिप की वजह से ही मारे गए और 10% बस वो हैं जो किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। इनके ग्रुप का लीडर है मार्टिन जो एक सोल्जर हुआ करता था, पर एक दिन उसकी सारी बटालियन इन्फेक्टेड हो जाती है और वही बेचारा अकेला बचता है। जिसके बाद धीरे धीरे दुनिया में सरवाइव करने वाले लोगों से वो मिला और उसने अपना ये ग्रुप बनाया जिसमें सभी लोगों की अपनी एक दर्द भरी कहानी है। कोई अपने पेरेंट्स से ही टॉर्चर्ड था या किसी ने अपने सबसे प्यारे इंसान को खो दिया था और एक के साथ तो कई सारे लोगों ने जबरदस्ती गंदे काम किए थे। खैर ये सभी लोग मार्टिन के साथ जुड़े हुए हैं और इनका प्राइमरी काम सिर्फ खाने को ढूंढना और इस दुनिया में सरवाइव करना है। खैर ये लोग जब अगले बंकर को ढूंढने के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में इन्हें 3 लोगों का एक ग्रुप मिलता है। वो लोग भी इनकी तरह ही खाना ढूंढ रहे थे और इनकी लीडर का नाम बीट्रेस है। तो बीट्रेस डिसाइड करती है कि वो भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाएगी और इस बीच बीट्रेस और रैस्मस की मुलाकात होती है। कुछ दूर जाने पर उन्हें 2 लोग दिखाई देते हैं जो इंसानों को किडनैप करते थे। एक्चुअल में इस समय पर खाना मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग इंसानों को ही मार कर खा रहे हैं। तो ये लोग आज के खाने का इंतजाम करने आए हैं। अब वो इन्हें देख पाते इससे पहले ही एक लड़की जो जंगल में छुपी हुई थी उन्हें देखकर भागने लगती है, जिस वजह से उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया और ये छुपने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि वो लड़की भी उनसे बचकर भाग आई थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो एक कीचड़ में गिर जाती है जिसके अंदर उसी बारिश का पानी था, मतलब उसके अंदर वो वायरस था। इस वजह से वो भी इन्फेक्टेड होने ही वाली थी कि इससे पहले ही इनके ग्रुप का लीडर उसे मार देता है ताकि वो तड़प तड़प कर ना मरे। ये चीज बीट्रेस और सिमियोन के लिए काफी डिस्टर्बिंग थी, पर मार्टिन उन्हें समझाता है कि उन्हें ये सब चीजें अब अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। खैर कुछ दूर जाकर के वो लोग रात में स्टे करने के लिए एक घर चुनते हैं जिसके अंदर चारों तरफ बस लाशें ही लाशें पड़ी थी। उन्हीं में से एक लाश के जूते उतार करके रैस्मस को पहनने के लिए दिया जाता है। वो लोग पूरी रात उस घर में स्टे करते हैं और बाकी का सफर तय करने के लिए अगले दिन की सुबह निकलते हैं। वो लोग बस कुछ दूर ही गए थे कि तभी रास्ते में रैस्मस का पैर एक कीचड़ में पड़ता है जिसके अंदर वही बारिश का पानी था। पर फॉर्चुनेटली उसने पिछली रात वो जूते पहन लिए थे जो कि वाटरप्रूफ थे, तो उसकी जान बच जाती है और मार्टिन उसे नहीं मारता। कुछ दूर और चलने पर उन्हें एक बंकर मिल जाता है, लेकिन इस बंकर को खोलने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए था जो कि इसके ओनर से ही खुल सकता था। पर फिर भी सिमियोन ट्राई करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट देती है और वो खुल जाता है। अब ये कैसे हुआ अभी थोड़ी देर में खुद समझ में आ जाएगा। वो लोग जब अंदर जाते हैं तो चारों तरफ बहुत खाना था। इतना खाना तो उन्होंने पिछले कई सालों में नहीं देखा था जितना उन्हें आज मिल गया था। इससे वो बहुत खुश होते हैं और भर पेट खाते हैं। दूसरी तरफ सिमियोन जब इस बंकर को चेक कर रही थी कि तभी उसे एक फोन मिलता है जिसके अंदर उसके फादर की फोटो थी। ये देखकर ही उसे समझ में आ गया कि उसके डैड यहाँ पर आए थे और यही रीजन था कि सिमियोन के फिंगरप्रिंट से वो बंकर खुल गया। उनके डैड जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सोचा था कि अगर कहीं उनका खाना खत्म हो जाएगा तो वो लोग इस बंकर में जरूर आएंगे, क्योंकि वो बंकर उनके बंकर से सबसे पास में था। तभी उन्होंने यहाँ पर सिमियोन को ओनर बना दिया था ताकि वो जब भी आए वो आराम से इसके अंदर चली जाए। सिमियोन काफी परेशान है क्योंकि उसके डैड का फोन यहाँ पर है तो उसके डैड कहाँ है।
उसे अब बहुत डर लगने लगा है कहीं उसके डैड है भी या नहीं। इसी कश्मकश में वो जब उनका फोन चेक कर रही थी कि तभी उसे अपने डैड के बॉस का एक पुराना पड़ा हुआ मैसेज दिखाई देता है, जिसमें उसके बॉस उनके डैड को ऑर्डर दे रहे थे कि वो स्वीडन चले आए, क्योंकि उनके बिना इस वायरस का क्योर ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये बात जब सिमोन देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके डैड शायद स्वीडन में होंगे, तो वो डिसाइड करती है कि अपना सारा ग्रुप स्वीडन चले, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर क्योर भी मिल गया हो। पर मार्टिन को क्योर जैसी किसी भी चीज पर बिलीव नहीं था। उसका तो ये मानना था कि दुनिया में कोई बचा ही नहीं है, और अगर हम बचे हैं तो हमें इतना सारा फूड का स्टॉक छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर हम बाहर निकले और हमें खाना नहीं मिला तो हम सब मारे जाएंगे। पर दूसरी तरफ सिमोन और उसके भाई के लिए खाने से ज्यादा उसके डैड प्यारे थे, तो वो लोग उन्हें अलविदा बोलकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर के बाद जब दूसरे ग्रुप के लीडर को ये बात पता चलती है कि वो लोग निकल गए, तो वो भी उनसे अपना साथ यहीं पर खत्म करके निकल जाती है। हालांकि वो दोनों निकले तो आगे पीछे थे, पर कुछ दूर जा करके मिल जाते हैं, और इसके बाद उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। स्वीडन की तरफ जाने में अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए वो लोग रास्ते में ब्रेक ले लेकर के जाएंगे, और एक जगह पर ब्रेक लेकर के वो अपना कुछ खाना खा रहे थे कि तभी कुछ चोरों ने उनके खाने पर अटैक कर दिया। अब इस वजह से ये सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इन सब में सबसे अलग सिमोन, जो कि रैस्मस और बीट्रिस दोनों से ही अलग हो जाती है। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो एक बहुत ही शांत जगह आ पहुंची, जहां पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वो इतना भूखा था कि भूख की वजह से वो दवाइयां खाने जा रहा था। सिमोन को उस पर तरस आ गया तो वो उसे खाने के लिए कुछ देती है, पर इतने में ही उस बच्चे के डैड आ गए, जो सिमोन को एक किडनैपर समझते हैं, तो उससे अपने बच्चे को दूर करने लगे। पर सिमोन उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो किडनैपर नहीं है, बल्कि वो तो उनकी मदद कर सकती है। पर उन्हें कोई भी मदद नहीं चाहिए थी, और वो वहां से जाने लगते हैं। पर बाहर उस बच्चे के हाथ में खाना देख करके बहुत सारे लोग उस पर अटैक कर देते हैं। सिमोन उन्हें बचाना चाहती थी, पर वो इतने सारे थे कि वो कुछ नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है। पर इस बीच एक पर्सन ने उसे देख लिया था। दूसरी तरफ बीट्रिस भटकते भटकते अपने घर पर आ पहुंची थी, जहां पर वो प्रे करते हुए आ रही थी काश उसके मॉम एंड डैड सही सलामत हो। पर अनफॉर्चुनेटली वहां पर उसके मॉम और डैड की सिर्फ सड़ी हुई लाशें थी, जिसे देखकर बीट्रिस बेचारी बहुत टूट जाती है। पर रैस्मस उसे सहारा देता है। कुछ देर के बाद ये सभी लोग आपस में मिल गए, पर इतने में ही वही पर्सन जिसने अभी सिमोन को देखा था वो उनके पास आ जाता है और रैस्मस को बंदी बनाकर अपना सारा खाना उनके हवाले करने बोलता है। पर इतने में ही मार्टिन और उनका ग्रुप आ गया, जो कि उसे गन पॉइंट कर लेता है। पर इतने में ही वो रैस्मस को स्टैप करके वहां से भाग गया। रैस्मस का बहुत सारा खून निकल रहा था, तो वो लोग एक ट्रॉली में उसे डाल करके पास के ही एक बंकर में मेडिकेशन के लिए ले जा रहे हैं। बंकर में पहुंच करके वो लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे कि इतने में ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें हम बीट्रिस को देख पा रहे हैं, जो कि मार्टिन को एक घर दिखाकर बोलती है कि ये उसका बचपन का घर है। अब हमें ये बात समझ नहीं आती कि एक तरफ उसने रैस्मस को दूसरा घर दिखाया था और यहाँ पर मार्टिन को दूसरा घर क्यों दिखाया। इसके पीछे एक मिस्ट्री है, वो आपको भी पता चलेगी। खैर, एपिसोड के अंत में सिमोन मैट्रिक के पास जाकर के उसे एक मैप दिखाती है, जो उसे पिछले वाले बंकर से रिसीव हुआ था, जिसमें पूरे शहर का मैप था, पर इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सी दीवार थी। ये दीवार उन्होंने बारिश के पहले कभी नहीं देखी थी, तो सिमोन का ऐसा मानना है कि शायद इस दीवार के पीछे अनइन्फेक्टेड लोग हो सकते हैं और हमें वहां पर जरूर जाना चाहिए। खैर, उसके इन्हीं बातों के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इसका अगला एपिसोड एक्सप्लेन करें, तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं। यदि 50 कमेंट्स भी आ जाते हैं तो हम आपके लिए जरूर अगला पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे। अगर ना पसंद आई हो तो कोई बात नहीं, हम आपकी पसंद की मूवी एक्सप्लेन कर देंगे, वो भी आप चाहें तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज कभी भी आपसे मिस ना हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवू, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।